हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में मनु के परराष्ट्रीय नीति और संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने मनु का परिचय और राज्य के सप्तांग सिद्धांत तथा राजा या राज्य के कार्य क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम परराष्ट्रीय नीति और संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। मनु ने न केवल आंतरिक प्रशासन के सिद्धांतों का वर्णन किया है, वरन उसने उन सिद्धांतों का भी वर्णन किया है जिनके आधार पर एक राज्य द्वारा अन्य राज्यों के साथ अपने संबंध निर्धारित करने चाहिए। मनु ने परराष्ट्रीय संबंधों पर विचार करते हुए दो प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। पहला है मंडल सिद्धांत, दूसरा सांडगुण्य नीति। अब हम यहाँ पर मंडल सिद्धांत के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। मंडल सिद्धांत का केंद्र बिंदु राजा, इसमें केंद्र बिंदु जो राजा है वो विजिगीषु राजा है। मनु के अनुसार राजा को महत्वाकांक्षी होना चाहिए तथा उसे अपने क्षेत्र विस्तार के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। इस दृष्टि से जो राजा मंडल सिद्धांत के आधार पर दूसरे राज्यों के साथ संबंध स्थापित करता है, मंडल सिद्धांत का केंद्र बिंदु विजिगीषु राजा अर्थात विजय प्राप्ति की इच्छा रखने वाला राजा होता है और विजिगीषु राजा को केंद्र बनाकर 12 राज्यों के मंडल की रचना की गई है। मनु की मान्यता है कि एक राजा का पड़ोसी जो राज्य है वो स्वाभाविक रूप से उसका शत्रु राज्य होता है। दूसरी जो स्वाभाविक बात है वो ये उभर के आती है कि मित्र का मित्र या शत्रु का शत्रु तो मित्र होता है, लेकिन शत्रु का मित्र शत्रु होता है। विजिगीषु राजा के राज्य की सीमा से लगा हुआ जो राज्य होता है वह अरि अर्थात शत्रु राज्य होता है। विजिगीषु के राज्य की सीमा से दूर किंतु उसके पड़ोसी राज्य से मिला हुआ राज्य अरि मित्र होता है। अर्थात यहाँ कहने का मतलब यह है कि अपने निकटतम पड़ोसी राज्य का राजा शत्रु तथा उससे आगे का मित्र और उससे और आगे का अरि मित्र होता है। इसी प्रकार से ये क्रम चलता रहता है। ये 5 राज्य तो विजिगीषु के सामने वाली या कहें कि आगे की दिशा में होते हैं। इसी प्रकार कुछ राज्य उसके पीछे की दिशा में होते हैं, अर्थात उसके पीठ पीछे के राज्य। विजिगीषु के राज्य की पीछे की सीमा से लगा हुआ जो राज्य होता है उसे पाशनिग्रह अर्थात पीछे का शत्रु कहा जाता है और पाशनिग्रह की सीमा से लगा हुआ जो राज्य है उसे आक्रांदा अर्थात शत्रु का शत्रु अर्थात पीठ का मित्र कहते हैं। इससे आगे के 2 राज्य पाशनिग्रह सार और आक्रांदा हैं। इस प्रकार पीठ के पीछे के 4 राज्य मंडल में आते हैं। पाशनिग्रह पड़ोसी होने के कारण ही विजिगीषु का शत्रु होता है और आक्रांदा पाशनिग्रह का पड़ोसी होने के कारण पाशनिग्रह का शत्रु और विजिगीषु का मित्र होता है। इन 10 राज्यों के अतिरिक्त 2 अन्य राज्य ऐसे हैं जिनकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है, मध्यम राज्य तथा उदासीन राज्य। मध्यम राज्य ऐसा होता है जिसका प्रदेश विजिगीषु तथा अरि राज्य दोनों की सीमा से लगा हुआ होता है। मध्यम राज्य दोनों की चाहे वे परस्पर मित्र हों या शत्रु हों सहायता करने में समर्थ होता है और आवश्यक होने पर दोनों का अलग अलग मुकाबला कर सकता है। उदासीन राज्य का प्रदेश विजिगीषु, अरि तथा मध्यम इन तीनों की सीमाओं से परे होता है। यह बहुत ही शक्तिशाली होता है तथा ये तीनों परस्पर मिले होने की दशा में भी वह उनकी सहायता कर सकता है। उनके परस्पर ना मिले होने की दशा में वह प्रत्येक का मुकाबला कर सकता है। इस प्रकार
12 राज्यों का यह समूह राज्य मंडल कहलाता है, जिसे मंडल सिद्धांत के नाम से कहा जा सकता है। मंडल सिद्धांत के आधार पर मनु ने इस बात का निर्देश दिया है कि एक विशेष राज्य के कौन से राज्य मित्र हो सकते हैं और कौन से राज्यों के शत्रु होने की आशंका है। राजा को अपनी नीति और योजना इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए ही निर्धारित करनी चाहिए। अब है सांडगुण्य नीति। सांडगुण्य नीति जो है वो है इसको सांडगुण्य नीति को हम 6 लक्षणों वाली नीति भी कहते हैं। इस नीति के अंतर्गत ये बतलाया गया है कि राज्य द्वारा अलग अलग परिस्थितियों में दूसरे राज्यों के प्रति किस प्रकार की नीति अपनाई जानी चाहिए। सांडगुण्य नीति वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में विवेक सम्मत विकल्पों का विवेचन करती है। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि वह परिस्थितियों पर विवेक पूर्वक विचार करते हुए अन्य राज्यों के साथ संबंधों में इन 6 नीतियों में से अलग अलग विकल्पों का चयन करे। सांडगुण्य नीति के 6 लक्षण अर्थात हम इनको 6 स्थितियां भी कह सकते हैं, इस प्रकार हैं: संधि, विग्रह, यान, आसन, द्विभाव और संश्रय। अब हम यहाँ एक एक करके इनका अर्थ देखना चाहेंगे। संधि: यदि राजा को यह संभावना लगे कि इस राज्य के साथ मैत्री संबंध स्थापित करने पर तात्कालिक रूप से यह भविष्य में लाभ प्राप्त होंगे, तो उसे उस संबंधित राज्य के साथ मैत्री कर लेनी चाहिए। इस मैत्री संबंध को ही मनु ने संधि का नाम दिया है। दूसरा है विग्रह अर्थात युद्ध। विग्रह का अर्थ युद्ध है। दूसरे राज्य पर विजय प्राप्त करने अथवा उसे पीड़ित करने की इच्छा से विग्रह की स्थिति को अपनाया जा सकता है। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि विग्रह की स्थिति को तभी अपनाया जाना चाहिए जबकि राज्य की सभी स्थितियां अनुकूल हों। थर्ड है यान। यान का अर्थ है वास्तविक आक्रमण। विग्रह और यान में मात्र स्तर का ही भेद है। यान विग्रह से कुछ आगे है। विजय की इच्छा से अथवा दूसरे पक्ष को पीड़ित करने के लिए यान की स्थिति को अपनाया जा सकता है। यान की स्थिति को तभी अपनाया जाना चाहिए जबकि राजा अपनी स्थिति को सुदृढ़ देखे तथा उसे यह विश्वास हो जाए कि शत्रु पक्ष निर्बल स्थिति में है। फोर्थ है आसन। अमैत्रीपूर्ण संबंध होने पर भी युद्ध की स्थिति को ना अपनाकर थोड़े समय के लिए तटस्थता या उदासीनता की स्थिति को अपनाना ही आसन है। आसन अल्पकाल के लिए अपनाए जाने वाली स्थिति है। आसन को अपनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वह है कि शत्रु को शांत रखना तथा स्वयं अधिक शक्ति अर्जित करना आदि। फिफ्थ है द्विभाव। द्विभाव मनु के अनुसार द्विभाव अपने से अधिक शक्तिशाली शत्रु से रक्षा के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति का एक रूप है। मनु का राजा को परामर्श है कि यदि वह शत्रु को स्वयं से अधिक शक्तिशाली समझे तो वह अपनी सेना को 2 भागों में बांट ले। सेनापति के अधीन सेना का कुछ भाग शत्रु पक्ष की सेना को रोके रखने का कार्य करे तथा शेष जो सेना है उस सेना के साथ राजा दुर्ग या अन्य किसी सुरक्षित स्थान में रहते हुए मित्रों आदि की सहायता से शक्ति का संचय करे। इस प्रकार द्विभाव का जो भाव है वो है सेना को 2 भागों में बांटना। 6 है संश्रय। संश्रय का अर्थ यहाँ बलवान का आश्रय लिए जाने से है। यदि राजा द्विभाव की रणनीति अपनाकर भी अपनी रक्षा कर पाने में असमर्थ हो तो उसे बलवान राजा का संश्रय
अर्थात आश्रय ले लेना चाहिए। जिस राजा का आश्रय लिया जा रहा है वह शत्रु से अधिक शक्तिशाली हो। यदि आश्रय के लिए इतना बलवान राजा ना मिले तो सबल शत्रु का ही आश्रय लेना उचित माना गया है। अब है इसके जो उपाय, हम यहाँ उपाय के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। उपाय जो है, उपाय का जो आशय है वह साधन या तरीका जिसे विदेश नीति के सफल संचालन के लिए अपनाया जाता है। मनु ने अपनी मनुस्मृति में 4 प्रकार के उपायों का यहाँ वर्णन किया है, साम, दाम, दंड और भेद। साम का अर्थ है प्रेम प्रदर्शन, सम्मान देकर या समझा बुझाकर दूसरे राजा को अपने पक्ष में करने का प्रयास करना चाहिए। यह नीति सामान्यतः निर्बल विपक्षी के प्रसंग में ही अपनाई जानी चाहिए। दूसरा है दाम। विपक्षी को धन संपत्ति अथवा अन्य किसी रूप में सहायता देकर उसे अपने अनुकूल बनाने का उपाय दाम कहलाता है। थर्ड है भेद। भेद का अर्थ है फूट डालना। और मनु का विचार है कि सबल शत्रु राजा जिसके विरुद्ध युद्ध में विजय नहीं प्राप्त की जा सकती उसके प्रति भेद नीति को ही अपनाया जाना चाहिए। भेद जैसे कि सबल राजा तथा उसके मित्र राज्यों के बीच मतभेद की स्थिति उत्पन्न करना आदि। फोर्थ है दंड। दंड का यहाँ अर्थ है युद्ध। मनु का विचार है कि दंड के उपाय का अनुसरण तभी किया जाना चाहिए जबकि अन्य 3 उपाय अर्थात साम, दाम और भेद सार्थक सिद्ध ना हो। दंड के उपाय को अंत में ही अपनाने का सुझाव यहाँ मनु ने दिया है। इस उपाय को अपनाने में स्वयं राजा को क्षति उठानी होती है। ये मनु ने परराष्ट्रीय नीति और संबंध के बारे में यहाँ 3 प्रकार के साधनों का प्रयोग किया है कि एक राजा को समय और परिस्थिति के अनुकूल इन तीनों उपायों को अपनाना चाहिए। मंडल सिद्धांत, 60 गुण्य नीति और उपाय।